नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी आम लोगों के समर्थन में राहुल गांधी की बड़ी मांग की, देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार से कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल की, देखेंगे राजस्थान बीजेपी में गहराते संकट को, हेमंत सोरेन के बड़े दांव को, जानेंगे बिहार में अब कहां गिरा पुल, और बुलेटिन के आखिर में बात मिजोरम के सीएम की पीएम मोदी को चुनौती की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेज बारिश के बाद लखनऊ में सड़क धंसी, बाइक सवार बाल बाल बचा। सीतापुर में सांसद के घर भरा पानी तो वाराणसी में जल भराव। बीजेपी सरकार पर अखिलेश का तंज, डुबकी लगाता क्योटो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नीट को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठनों का हल्ला बोल, एनटीए को कहा नेशनल ठग एजेंसी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे पीएम और शाह। पीएम मोदी आपातकाल के खिलाफ हैं, बाला साहेब ठाकरे ने किया था समर्थन। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर वार, कहा 2-3 महीने में बंद हो जाएगी महिला वोटरों को लुभाने वाली योजनाएं। शिंदे पर माझी लड़की बहन योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने का आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। गुजरात के बाद अब उन्होंने हाथरस पीड़ितों के न्याय की आवाज उठाई है, तो लोको पायलटों की बात भी रखी। 8 जुलाई को वो पूर्वोत्तर जा रहे हैं। राहुल की इस सक्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो क्या है कांग्रेस नेता का पूरा प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के तेवरों ने सत्ता पक्ष को डरा दिया है और उनकी ये घबराहट अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी चुनावों के बाद भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित और परेशान लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा लगातार जारी है। रविवार को राहुल गांधी ने यूपी में हाथरस की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने मामले में गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करने से पीड़ित परिवारों को न्याय तो मिलेगा ही, और साथ ही कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास भी स्थापित होगा। साथ ही राहुल ने योगी सरकार को मामले में कांग्रेस के पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया है। बता दें कि इससे पहले राहुल ने पीड़ितों से खुद भी जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा राहुल ने आज लोको पायलट्स के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट्स की जीवन की रेल पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। इंडिया लोको पायलट्स के अधिकारों और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किए जाने के लिए संसद तक आवाज उठाएगा। जनता से मुलाकात के सफर में राहुल गांधी ने बीते दिन गुजरात में मोरबी पुल की घटना में पीड़ितों से भी मुलाकात की, तो वहीं अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ के बाद कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका भी हौसला बढ़ाया। और अब राहुल पूर्वोत्तर के दौरे पर जा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस सांसद पहले असम जाएंगे, वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। असम में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से 58 लोगों की जान चली गई, तो सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। राहुल इन पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा करने के बाद मणिपुर जाएंगे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में ये उनका दूसरा दौरा है। 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मणिपुर अब तक अशांत है। संसद में सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब मणिपुर की जनता के बीच पहुंचेंगे और सोमवार की ही रात इम्फाल से रायबरेली रवाना हो जाएंगे। संसद में शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में ये राहुल का पहला दौरा है। हाथरस हो या असम या फिर मणिपुर, राहुल गांधी हर जगह पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके न्याय की मांग उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को देश की सुरक्षा की भी चिंता दिखाई दे रही है। चीन की अतिक्रमणकारी नीतियों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चीन की नापाक हरकत और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया। खड़गे ने लिखा कि चीन पैंगोंग त्सो के पास एक सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, जबकि हम गलवान पर पीएम द्वारा दी गई क्लीन चिट के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण करना जारी रखता है। बस याद करने के लिए 10 अप्रैल 2024 विदेशी प्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने में विफल रहे। 13 अप्रैल 2024 विदेश मंत्री का यह बयान कि चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है ने मोदी सरकार की चीन के प्रति दयनीय नीति को उजागर कर दिया। 4 जुलाई 2024 भले ही विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष से मिलते हैं और कहते हैं कि एलएसी का सम्मान करना और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसके बावजूद चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने और सिरिजाप में सैन्य अड्डा बनाने के लिए आक्रामक बना हुआ है।
कथित तौर पर वो भूमि जो भारतीय नियंत्रण में थी। एलएसी पर यथास्थिति बनाए न रखने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। हमने डेपसांग मैदान, डेमचोक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र सहित 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी खो दिए हैं। मोदी की चीनी गारंटी जारी है क्योंकि उनकी सरकार ने अपने लाल आंख पर 56 इंच के बड़े चीनी ब्लिंकर पहने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर एलएसी पर सीमा की स्थिति पर राष्ट्र को विश्वास में लेने की अपनी मांग दोहराती है। हम अपने वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खरगे का सवाल है कि देश की सुरक्षा पर मोदी सरकार चुप क्यों है। सवाल विपक्ष की तरफ से ही नहीं उठ रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर अपने ही हाईकमान से सवाल कर रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान को लेकर बीजेपी का टकराव अब सड़क पर आता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। खासतौर पर राजस्थान बीजेपी में हलचल तेज है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से बीजेपी में टकराव दिखाई दे रहा है। मीणा के इस्तीफे के बाद अब वसुंधरा राजे खेमा एक्टिव हो चुका है। इस बीच वसुंधरा समर्थक चंद्रराज सिंघवी किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में उतरते नजर आए। उन्होंने इशारे में कहा है कि किरोड़ी की पार्टी में उपेक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में किरोड़ी लाल मीणा की भागीदारी अधिक होती तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। सिंघवी के इस बयान के बाद बड़े सियासी संकेत देखने को मिल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका भी बेहद सीमित रही थी। वो सिर्फ झालावाड़ लोकसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार करती रही हैं, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। और अब राजे समर्थक किरोड़ी लाल के सहारे अपनी ही सरकार को दबाव में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। राजे समर्थक अब भजनलाल शर्मा पर इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। सिंघवी ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने क्षेत्र में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। अब दूसरे लोगों की अंतरात्मा कब जागती है ये देखना है। सिंघवी ने बिना नाम लिए संकेतों में साफ कर दिया कि दूसरे लोगों से मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से है, क्योंकि भजनलाल शर्मा के क्षेत्र भरतपुर में भी बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी है। ऐसे में क्या भजनलाल भी इस्तीफा देंगे? इसको लेकर भी सियासत में काफी चर्चा है। किरोड़ी लाल के इस्तीफे ने राजस्थान के सीएम से लेकर देश के पीएम तक को मुश्किल में डाल दिया है, तो झारखंड के सियासी खेल ने बीजेपी की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। झारखंड में 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की कोशिश थी कि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन चुनावों तक जेल में रहे, लेकिन सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद बीजेपी का खेल उस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। झारखंड में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो हेमंत सोरेन को जेल से जमानत मिल गई, उसके बाद उनका तुरंत ही मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के लिए झटका था। और अब इंडिया गठबंधन ने एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। सोमवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट देंगे और अपनी बहुमत साबित करेंगे। झारखंड की विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिनमें 47 विधायक इंडिया गठबंधन के हैं तो 30 विपक्ष के, जबकि 4 सीटें खाली हैं। यानी बहुमत के लिए 39 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि सोरेन को उससे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। हेमंत सोरेन के पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। बीजेपी के कुछ विधायक हेमंत सोरेन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में जहां राज्य में इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी की सारी कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं और सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार सुचारू रूप से कार्यभार संभाल लेगी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सोरेन का जेल से बाहर आना और वापस से सत्ता पर काबिज हो जाना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। सोरेन एक बार फिर प्रदेश में इंडिया की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव भी आसान नहीं होने वाले हैं। झारखंड ही नहीं, इससे सटे बिहार में भी बीजेपी और उसके सहयोगी मुश्किल में हैं। राज्य में सरकार एनडीए की है, लेकिन यहाँ धड़ाधड़ गिर रहे पुलों के चलते एनडीए की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक पुल की जांच का आदेश दिया जाता है, तब तक दूसरे के गिरने की खबर आ जाती है। तो अब कहां का गिरा पुल, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य में हो रही बारिश में पेड़ों के पत्तों की तरह पुल ढह रहे हैं। ऐसे में बिहार से एक और पुल गिरने की खबर सामने आई है। पूर्वी चंपारण में आज एक और पुल गिर गया है। पूर्वी चंपारण जिले में हाल ही के दिनों में ऐसी ये दूसरी घटना है। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गई। ये घटना लोहारगावा गांव में हुई, जहां इसका निर्माण किया गया था। इस घटना के कारण लोहारगावा ग्राम के सहनी टोला और अनुसूचित जाति टोला का सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे लगभग 400 लोग प्रभावित हुए हैं। इस पुल का निर्माण 4 साल पहले ही हुआ था,
जिसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के पूर्वी चंपारण में आज फिर एक पुल और गिरा। सरकार थोड़ी गिरी है जो खबर बनेगी। बीते 19 दिनों में ये 13वां भ्रष्टाचारी पुल गिरा है। पुलिया, सड़क और बांध टूटने एवं धंसने के तो मामले अनगिनत हैं। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि बिहार में बीते 20 दिनों के अंदर 13 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सरकार ने इस मामले में अब तक 17 इंजीनियरों को निलंबित भी कर दिया है। इस तरह की घटनाएं राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करती है। बिहार में एक के बाद एक गिर रहे पुलों के चलते चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है। दरअसल 1 साल पहले नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर टकराव हुआ था और अब एक बार फिर ये यात्रा निकालने की तैयारी है। चिंता की बात यह है कि हरियाणा में 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस का जोश हाई दिखाई दे रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें छीन ली थी। वोट शेयर के मामले में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा था। हार के डर से ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। लेकिन बीजेपी की कोई भी रणनीति काम करती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब बीजेपी ने अपने सहयोगी संगठनों के सहारे बड़ा दांव खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। नूह में हिंदू संगठनों ने एक बार फिर ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। सावन के पहले सोमवार यानी 22 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा की चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले साल इसी यात्रा के दौरान सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। प्रदेश का बड़ा हिस्सा अशांत हो गया था। मेवात, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में केंद्रीय बल तैनात करने पड़े थे। दावा किया जा रहा है कि इस बार यात्रा की अनुमति भी नहीं ली गई और यात्रा निकालने की तैयारी कर ली गई है। साफ है, अगर इस यात्रा में भी किसी तरह का सांप्रदायिक टकराव होता है तो बीजेपी चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण करा सकती है, जिसकी चिंता राज्य की दूसरी पार्टियों को दिखाई दे रही है और वो ब्रजमंडल यात्रा पर रोक लगाने की मांग कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात मिजोरम के सीएम के बागी तेवरों की। लोकसभा चुनाव से पहले ही पूर्वोत्तर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। मणिपुर में शुरू हुई हिंसा जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहां की जनता को भरोसा दिलाया कि वो उनके न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। राहुल ने पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा किया, जिसके बाद पूर्वोत्तर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जनता अपने मुद्दे लगातार उठा रही है और इसी कड़ी में अब मिजोरम की सरकार भी पीएम मोदी के खिलाफ बगावत पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश से लगे हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के बयान ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। लाल दुहोमा ने पीएम मोदी को साफ कर दिया है कि वो अपने राज्य से बांग्लादेश के शरणार्थियों को बाहर नहीं करेंगे। दरअसल कुकी चिन नेशनल आर्मी KNA बांग्लादेश का विद्रोही समूह है जो अलग राज्य की मांग कर रहा है। नवंबर 2022 में KNA पर बांग्लादेशी सेना के हमले के बाद उन्होंने मिजोरम में शरण लेना शुरू कर दिया था। एक तरफ बीजेपी दूसरे देश से आए लोगों को देश से निकालने की बात करती है, तो दूसरी तरफ मिजोरम के सीएम उन्हें शरण देने की अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लाल दुहोमा का कहना है कि मिजो लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के साथ जातीय संबंध रखते हैं। बांग्लादेश से मिजो जनजातियों में से एक बावम जनजाति के कई लोगों ने 2022 से मिजोरम में शरण ली है, जबकि उनमें से कई अभी भी राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि वो इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। उनके इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दरअसल लाल दुहोमा की पार्टी ZPM को NDA गठबंधन का हिस्सा माना जाता है। वैसे लोकसभा चुनाव में ZPM अलग चुनाव लड़ी थी। ऐसे में लाल दुहोमा के बयान से साफ हो गया है कि वो मोदी सरकार की नीतियों के आगे नहीं झुकेंगे। ऐसे में चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि इस बार के चुनाव ने पूर्वोत्तर की आवाज भी मजबूत कर दी है। अब पूर्वोत्तर की जनता भी अपने हक के लिए अडिग रहेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।